बीजेपी शासित उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी का बिल पेश किया गया। इस बिल में महिला अधिकारों को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। बीजेपी यूसीसी को देशहित में बता रही है। अब सवाल यह है कि ये कानून लागू हुआ तो किसे फायदा होगा, इसका क्या असर पड़ेगा। सवाल यह भी है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से बीजेपी कैसे 400 पार का लक्ष्य हासिल कर सकती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर बीजेपी ने पूरे देश को संदेश दे दिया। संदेश सिर्फ एक समान कानून का नहीं, बल्कि संदेश 400 पार का भी। बीजेपी कैसे पूरी रणनीति से आगे बढ़ रही है और कैसे उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में यूसीसी लागू करके बड़ा संदेश दे रही है, कैसे यूसीसी के जरिए 400 पार का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है, ये सब आपको आगे बताएंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पेश करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वो ऐतिहासिक क्षण नजदीक है जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बीजेपी ने पहला कदम उत्तराखंड से आगे बढ़ाया है, यानी एक शुरुआत कर दी है जो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। मैं माननीय धामी जी को बधाई दे रहा हूं, जिनके नेतृत्व में आज ये जो ऐतिहासिक क्षण है हमारे इन्हीं आंखों के सामने आया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो देवभूमि के हम लोग हैं, ये पहल कर रहा है इस चीज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें इसी दौरान होनी है कि हम कभी विश्व गुरु कहलाए जाते थे, हमारी अपनी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, हमारे अपना खान पान था। अब वो फिर उसी रास्ते पे हमारा देश और हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के मसौदे में कई ऐसे सुझाव हैं जो नागरिक समानता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शादी को लेकर कहा गया है कि सभी धर्म और जातियों में शादी की उम्र एक समान होगी। बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कोर्ट के अलावा हर तरह के तलाक पर रोक रहेगी। हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक रहेगी। उत्तराखंड में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यूसीसी कानून लागू होने से पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी इसे मजहबी नजरिए से देख रही है और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। यूसीसी जनहित के लिए है, देशहित के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए और आगे के और राज्य जो हैं उनको इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दुकानें जिनकी चल रही हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो ज़रूर आपसे सवाल करेंगे और उनके सवाल आप हमसे करेंगे, लेकिन जनहित में और देशहित में यूसीसी बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी को मजहबी चश्मे से देखना जरूरी है या सियासी मजबूरी, इस पर अभी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसौदे में दिए गए सुझाव समानता को बढ़ावा देने वाले हैं। यूसीसी लागू होने पर क्या होगा? हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। सभी धर्म की महिलाओं को बच्चे गोद लेने की छूट होगी। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। धर्म के हिसाब से शादी पंडित और मौलवी ही कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। देश हित में, राष्ट्र हित में, और ये जरूरी था
क्योंकि एक देश एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व बनता है। और जिस तरह मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेते हुए आत्मसात करते हुए इस देश को स्वावलंबी बढ़ाना और भारत को विकास की ओर ले जाना, 2047 देखना, तो क्यों ना एक कानून बने। यूसीसी पर राजनीतिक बयानबाजी आगे भी होती रहेगी, मगर बीजेपी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है जो उसकी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है और सियासी फायदा भी हो सकता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश में इसका प्रचार करेगी। इस दौरान बीजेपी मतदाताओं से ये कह सकती है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी सरकार 2019 में किए गए अपने 2 बड़े वादे पहले ही पूरे कर चुकी है, जिसमें राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना शामिल है। तीसरा वादा यूसीसी का है। उत्तराखंड में लागू होते ही बीजेपी की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और उत्तराखंड में बिल आने के बाद लोकसभा चुनाव में ये कहा जा सकता है कि तीसरे टर्म में समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करेंगे। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। यूसीसी होना चाहिए, ऐसे हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए कि धर्म के आधार पर किसी की नागरिक के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज के दुनिया में इतना साल हो गया, तो एक आदमी के 1 बीबी, एक आदमी का 4 बीबी है, तो कैसे शूट कर सकता है। यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, मगर बीजेपी इसके जरिए लोकसभा चुनाव में बड़ा संदेश देने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी की इस रणनीति से विरोधी खेमे में खलबली है। जो उनका मकसद है सिर्फ अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम इसका खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और हर वक्त हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि यूसीसी को पूरे देश में एक साथ लाने के बजाय उत्तराखंड से शुरुआत की गई है। इसके नतीजे अगर अच्छे रहे तो भविष्य में इसे देश भर में लाने की रणनीति पर काम होगा। यूसीसी के जरिए सभी महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कही जा रही है, जिससे बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को साधने की कवायद में 3 तलाक के बाद हलाला और इद्दत से निजात मिली तो बीजेपी को वोट बैंक के लिहाज से बड़ा फायदा हो सकता है, जो उसके 400 पार के मिशन को कामयाब करने में मददगार साबित हो सकता है। पहले आदरणीय मोदी जी ने 3 तलाक से मुक्ति दिला करके और गुलामी की दास्ता से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई थी, और जो बची चीज़ें हैं जिनके कारण से मुस्लिम महिलाएं बड़े तनाव में रहती हैं, उन सब तनावों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगी और वो एक गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। समान नागरिक संहिता बीजेपी का पुराना मुद्दा है, जिसे लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। यानी उत्तराखंड सिर्फ ट्रेलर है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिसात बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक कानूनी लड़ाई चली। लड़ाई मजार और लाक्षागृह की जमीन के अधिकार से जुड़ी थी। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और लाक्षागृह की धरोहर हिंदुओं को सौंप दी। क्या है ये पूरी खबर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। तिरपन साल बाद लाक्षागृह पर मिला अधिकार। महाभारत काल की धरोहर, हिंदू पक्ष की जीत। जहां महाभारत काल में पांडवों को जलाने की साजिश रची गई, अब उसी लाक्षागृह को लेकर कानूनी विवाद का निपटारा हो चुका है। 53 साल की कानूनी लड़ाई के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा में मौजूद लाक्षागृह और मजार विवाद पर अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। बागपत सिविल कोर्ट ने मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है। फिलहाल यहां गुरुकुल, लाक्षागृह और विवादित स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट ने 53 साल से चले आ रहे लाक्षागृह और मजार विवाद में फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक दिया है। चूंकि
बागपत की सिविल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना कि ये लाक्सा ग्रह की ही जमीन है, क्योंकि यहाँ पर सबूत मिलते हैं। अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को यहाँ की 100 बीघा जमीन पर मिला है अधिकार। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर माना गया कि वहाँ मजार की जमीन पर किसी भी जगह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। करीब 53 साल से यानी 1970 से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बता रहा था। आपको बता दें कि सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष का वाद खारिज किया है। सिविल जज ने माना कि महाभारत कालीन लाक्षा ग्रह पर मुस्लिम सूफी बदरुद्दीन की कोई मजार नहीं है। यहाँ टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष को पूरे लाक्षा ग्रह का मालिकाना हक मिल गया। यहाँ महाभारत कालीन के आज भी कई सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यही एक स्थल है जहाँ पर कोई दरगाह जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पूरे इस एरिया में, इस 108 बीघा के टीले में, जिसको एएसआई ने लाखा मंडप नाम दिया है, वहाँ पर कोई भी ऐसा निशान देखने को नहीं मिलता। जो भी खुदाई हुई, जो भी यहाँ पे एक्सकलेशन हुआ, वो सभी कई युग के, कई काल के यहाँ पर चीज़ें मिली। यहाँ पर चाहे वो महाभारत का काल हो या उसके अलावा कई जो वंश जिन्होंने भारत पे रूल किया उस समय के स्कल्पचर्स हों, वो सारी चीजें यहाँ पर मिली। माना जाता रहा है कि ये वही जगह है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों को मारने का प्रयास किया था। दुर्योधन ने उन्हें मारने का यहाँ पर प्रयास किया था। इसी सुरंग से वो निकल करके बाहर बचकर निकले थे। ये वही सुरंग है और ये वही आप देख सकते हैं, ये पूरा एक टीला है। ये टीले, ये सबूत हैं। कोर्ट ने माना कि जो सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने भी माना कि ये लाक्षा ग्रह है और बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को ये मालिकाना हक दिया। खास बात यह भी है कि बरनवा गांव उन 5 गांव में आता है जो पांडव की ओर से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे। महाभारत में ये वारणा व्रत नाम से वर्णित है। हिंडन और कृष्णा नदी के तट पर ये स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 100 बीघे से ज्यादा जमीन पर एक टिला है, जिसे हिंदू लाक्षा ग्रह कहते हैं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का कानूनी अधिकार मिलने के बाद पौराणिक महत्व की जगह माने जाने वाले लाक्षा ग्रह पर भी हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। बागपत से आदित्य प्रताप सिंह और कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ज्ञानवापी से जुड़ी आज की अदालती लड़ाई की जानकारी देते हैं। ज्ञानवापी की और सच सामने लाने के लिए अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष तथ्यों के आधार पर अपना दावा मजबूत करने की कवायद में है, जबकि मुस्लिम पक्ष भी लगातार अपनी दलीलें दे रहा है। आज 2 अलग अलग अदालतों में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई और इसी से जुड़ी हम आपको तमाम जानकारी देते हैं। एक सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में हुई, मगर फैसला कुछ नहीं आया और अब 15 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है, जिसमें ज्ञानवापी के सभी बंद तहखानों का सर्वे कराने की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की दलीलें आज पूरी हो चुकी हैं। कल यानी 7 फरवरी को हाईकोर्ट में फिर से इसी पर सुनवाई होगी। कल हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलीलें जारी रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने की मांग की है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो हरदा हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो ये संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हरदा में हाहाकार। जिम्मेदार कौन? हरदा की पटाखा फैक्ट्री किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा
कि यहाँ इस तरह की तबाही मच सकती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला है। सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, बदहवासी है। लोग अपनों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक हादसा विकराल रूप ले चुका है। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी अपनी आप बीती बता रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है, तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है। वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। घर तो कुछ बचा नहीं, घर जो है वो ये सब पूरा नाश हो गया। एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस बीच मध्य प्रदेश के हरदा धमाके के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी से जुटा है। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा भोपाल से एम्स की है। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस जो है पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि घायलों की संख्या लगातार जिस तरह से बढ़ रही है और एम्स में भी उसी को लेकर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। और इसी तरह से हमीदिया अस्पताल में भी भोपाल के किया गया है और 50 से करीब हरदा में 50 के करीब एम्बुलेंस जो है पहुँचाई गई हैं। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। एमपी सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की है, जबकि राहत बचाव के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको हर हाल में उनको सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरा हम अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से, उसका ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उसका लाइसेंस कब दिया गया, करंट स्टेटस क्या था, सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के पीछे जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पर आम चुनावों के लिए प्रचार आज खत्म हो जाएगा और एक दिन बाद यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान में किसकी सरकार बनने वाली है, इसके लिए पाकिस्तान की आवाम मतदान करेगी, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में बनने वाली नई सरकार का भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम आपको पाकिस्तान के चुनाव के बारे में आज सब कुछ समझाने वाले हैं। पाकिस्तान की पूरी चुनावी गणित आपको हम बताने वाले हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे इमरान और नवाज की लड़ाई में बिलावल कैसे मलाई खा सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगी कि पाकिस्तान की सियासत के वो कौन से 3 चेहरे हैं जिनके आसपास ये पूरा चुनाव घूम रहा है। तो इसमें सबसे पहला चेहरा है नवाज शरीफ का, जो 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के प्रमुख हैं और इस बार प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। क्यों ये हम ऐसा कह रहे हैं आपको हम आगे बताएंगे। दूसरा चेहरा है पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के संस्थापक हैं और फिलहाल जेल में चुनाव मुहिम चला रहे हैं। तीसरा चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, जो इस बार अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। ये 3 चेहरे ही पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर दिख सकते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान का चुनाव बेहद पेचीदा है और पाकिस्तान की सेना इसमें बड़ा रोल अदा कर रही है। ऐसे में मैं आपको इन तीनों नेताओं के सामने मौजूद विकल्पों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बात इमरान खान की। इमरान खान के सामने पहला विकल्प है कि वो चुनाव जीतकर सरकार बनाए, लेकिन वो खुद पीटीआई के बड़े नेताओं के साथ जेल में है। उनके प्रत्याशी ठीक से प्रचार तक नहीं कर पा रहे, सेना उनके खिलाफ है। ऐसे में उनका सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल है। इमरान खान का दूसरा विकल्प है वो अधिक से अधिक सीटें जीतकर नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने से रोकें। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में सहानुभूति है, उससे देखते हुए ये संभव है। इमरान खान का तीसरा विकल्प है कि पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जो उनको जेल से निकाल दे, तो ये भी पाकिस्तान के चुनाव के बाद ही हो सकता है अगर नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत ना मिले।
इमरान खान के बाद अब बात बिलावल भुट्टो की करते हैं। बिलावल भुट्टो के सामने भी पहला विकल्प चुनाव जीतकर बहुमत की सरकार बनाने का है, लेकिन उनके जनाधार को देखते हुए ये मुश्किल नजर आ रहा है। बिलावल का दूसरा विकल्प है पीटीआई के निर्दलियों के समर्थन से वो सरकार बना ले, तो नवाज को रोकने के लिए आखिरी विकल्प के रूप में इमरान उन्हें समर्थन दे सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला चुके बिलावल के पास फिर ये ऐसा करने का विकल्प है, लेकिन वो चुनाव प्रचार के दौरान इससे इनकार कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे नवाज शरीफ की, जिनके पुराने दाग धुल गए हैं। सेना उनके साथ है, ऐसे में नवाज पहले विकल्प के तौर पर चुनाव जीतकर बहुमत की सरकार बना सकते हैं। सेना के समर्थन से नवाज शरीफ दूसरी पार्टियों और इमरान खान समर्थक निर्दलियों में तोड़फोड़ करके भी सरकार बना सकते हैं। तो वहीं नवाज के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सरकार बनाने का विकल्प भी है, लेकिन बिलावल के तेवर को देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब आप समझिए किस तरह इमरान और बिलावल मिलकर नवाज शरीफ का खेल खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन सारी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। नवाज और बिलावल भुट्टो खुलकर तो इमरान खान के निर्दलीय प्रत्याशी छिपकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सीमा पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और चुनाव से पहले हम आपको पाकिस्तान की आने वाली सियासत की पूरी गणित समझाने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे नवाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई में बिलावल भुट्टो कैसे बाजी मार सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझिए सेना के पसंदीदा और पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री माने जा रहे नवाज शरीफ के पक्ष में क्या क्या जा रहा है। जनरल मुनीर से आशीर्वाद पाकर नवाज ने आधी से ज्यादा जंग तो जीत ली है। इसके बाद उन्होंने प्रचार करके अपना चुनाव भी चढ़ा लिया है और पंजाब में इमरान खान के पक्ष में चल रही सहानुभूति की लहर ने अगर खेल नहीं बिगाड़ा तो 2013 की तरह वो अपने गढ़ पंजाब से काफी सीटें निकाल रहे हैं। पंजाब वालों के सामने 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। शरीफ जहां पर वोटर से हामी भरवा रहे हैं, पाकिस्तान में उस पंजाब के बारे में कहा जाता है सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है, यानी जिसका पंजाब उसका पाकिस्तान। समझिए कैसे। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं जिनसे चुने जाने वाले प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, जिसमें कुल 141 सीटें हैं और इस इलाके को नवाज शरीफ का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है सिंध, जहां पर 61 सीटें हैं और यहां पर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दबदबा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर 45 सीटें हैं, यहाँ पर तहरीके इंसाफ सबसे ज्यादा मजबूत है। वहीं बलूचिस्तान जहां पर 16 सीटें हैं, वहां पर स्थानीय पार्टियों का ज्यादा बोलबाला है। यहां बलूचिस्तान आवामी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। 2018 में इमरान खान की आंधी के बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी ने पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। नवाज इस बार भी 100 से ज्यादा सीटें सिर्फ पंजाब में जीतने की बात कर रहे हैं। क्या उनका यह दावा सच साबित हो सकता है? पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार से सुनो। वैसे पंजाब से 100 सीटें हासिल करने के बाद बहुमत जुटाने में नवाज शरीफ को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सेना नवाज शरीफ के साथ है। लेकिन इसके लिए उन्हें इमरान खान की लोकप्रियता से निपटना होगा, जिनकी चुनावी मुहिम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही है। इमरान खान 3 मामलों में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों से उनका चुनाव चिन्ह भी छिन चुका है। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशी गिरफ्तारी के डर से खुलकर प्रचार भी नहीं कर पा रहे, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक सहानुभूति दिखाई पड़ रही है और इसी वजह से तमाम मुश्किलों के बावजूद इमरान खान के चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा रहा। माना जा रहा है वो किंग नहीं तो किंग मेकर जरूर बनेगा। कहा यह भी जा रहा है कि उनके निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव के बाद सेना की मदद से तोड़ने की योजना भी बनाई गई है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इमरान खान ने अपने निर्दलीय विधायकों को बचाने के लिए एक और योजना बनाई है, जो पाकिस्तान की सियासत में मजबूत ताकत बनने के लिए जरूरी है। इसके लिए पहले आप पाकिस्तान में बहुमत की गणित को समझिए। पाकिस्तान में कुल 336 सीटें हैं, जिनमें से निर्वाचित सीटों की संख्या 266 है, यानी ये प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं। जबकि 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वहीं 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें चुनाव जीतकर आने वाली पार्टियों को अनुपात के हिसाब से मिल जाती हैं। इस तरह से पाकिस्तान में जिसके पास 169 सीटें हैं, उसके पास बहुमत है और आरक्षित सीटों का फायदा उठाने के लिए इमरान खान की जीत कर आए समर्थक किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें तोड़ना भी मुश्किल हो जाए।
अब आप समझिए आखिरकार बिलावल भुट्टो और इमरान खान कैसे और क्यों नवाज शरीफ की गणित बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल बिलावल भुट्टो सिंध से क्लीन स्वीप और बलूचिस्तान में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। बिलावल अपनी रैलियों में पंजाब और केपीके में भी अपनी पार्टी के जीतने का दम भर रहे हैं। बिलावल सियासी रैलियों में कुछ भी कहें, लेकिन उनको भी मालूम है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए बिलावल नवाज पर सख्त और खान पर नरम है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी ये बता रहे हैं कि बिलावल पीटीआई के समर्थकों तक ये संदेश भी पहुंचा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने तो इमरान खान को रिहा कर देंगे, जो काम नवाज शरीफ कभी नहीं करने वाले। मतलब साफ है, इमरान खान जो किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, वो बिलावल का साथ दे सकते हैं। इमरान खान जमात इस्लामी और तहरीके लब्बैक जैसी कई छोटी पार्टियों को साथ लाने की योजना भी बना चुके हैं, जिससे इमरान खान की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद उनको सत्ता हासिल करने या नवाज शरीफ को सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए बिलावल भुट्टो की जरूरत पड़ेगी और इन परिस्थितियों में बिलावल भुट्टो की लॉटरी लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।